हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो आपका लेक्चर है वो है भाई आपका 19। क्या है? 19 है, ठीक है। तो आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है पहली बात। तो उसके बाद बात करते हैं लेक्चर नंबर 19 का कि आपका फार्मिक अम्ल जो था वो खत्म हो चुका था पूरी तरीके से, ठीक है। जो अब हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एसिटिक अम्ल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एसिटिक अम्ल पढ़ना है कि किस तरीके से एसिटिक अम्ल का निर्माण करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, इसकी भौतिक गुण क्या है, इनके रासायनिक गुण क्या है और इनके उपयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उन्हीं की बात करेंगे कि किस तरीके से इनके बारे में बताया जा सकता है या समझा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो भाई बात करते हैं, शुरू करते हैं एसिटिक अम्ल के ऊपर चर्चा करते हैं हम अपना। एसिटिक अम्ल लिख लेना भाई, एसिटिक अम्ल, ठीक है। यदि मैं इसके रासायनिक सूत्र की बात करूं तो, या फिर संरचना सूत्र की बात कर सकते हैं, रासायनिक सूत्र की बात कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। रासायनिक, चलो भैया, संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? ये होगा आपका CH3COOH, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, कार्बन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन होते हैं इसके, तीन हाइड्रोजन हो गए, एक कार्बन, ये डबल बॉन्ड के साथ ठहरा और ये ठहरा H के साथ। इसी को एसिटिक अम्ल कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हुआ अपना एसिटिक अम्ल हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसके आगे, बात करते हैं इनके, यदि बात करें नाम की बात करें, क्या बात करें? कॉमन नाम तो ऊपर वाले लिखे हुए आईपीएसी नाम की बात करते हैं। आईपीएसी नाम या नेम, नाम लिख लो भाई। आईपीसी नाम क्या होगा इसका? आईपीसी नाम क्या होगा भाई? एक दो दो कार्बन का एथेन होता है, ई हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे? ओइक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल इसे कहेंगे एथेनोइक एसिड, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? एथेनोइक एसिड बोलते हैं। अब आगे की बात करें, यदि मैं आगे की बात चर्चा करूं तो क्या हो जाएगा भाई? एसिटिक हो गया। यदि अणु भार की बात करें, क्या बात करें? अणु भार की बात करें, अणु भार कितना होगा भाई? निकालने तो सभी को आ रहा है, निकालने सभी को आ रहा है ना। क्या होगा? एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन का 12 दूनी 24, क्या होता है भाई? 12 दूनी 24, एक हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार, चार हाइड्रोजन जोड़ देंगे, कितना हुआ भाई? 28। कितना हुआ? 28। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, कितना हुआ? 28। और सॉरी, ये कितना हुआ? एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक का 16 होता है, दो का 32 हो जाएगा, 32 जोड़ देंगे, कितना आएगा भाई? जोड़ लो भाई, क्या हुआ? 10 शून्य 5 एक 6, यानी कितना हुआ टोटल? 60 हुआ। कितना हुआ? 60 हुआ। इसका अणुभार कितना हो जाएगा? अणुभार कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? तो इस तरीके से बात कर लेंगे, इनका अणुभार 60 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अब बात करते हैं भाई एसिटिक अम्ल के, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इनकी परिचय की। किसकी बात करते हैं भाई? परिचय की बात कर लेते हैं कि इनका परिचय किस तरीके से होता है या क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, उनकी बात करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? बातें समझ, हेलो हेलो, ठीक है भाई। तो बात करते हैं, थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं क्या, इसके परिचय की बात कर लेते हैं कि इसका परिचय किस तरीके से दिया जा सकता है या कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। प्राप्ति भी लिख सकते हो या फिर परिचय लिख रहे हो, सामान्य सी बात है, ठीक है। सब में परिचय लिखते आ रहे हो तो इसमें से परिचय लिख दो भाई। परिचय क्या होगा? इसमें परिचय में क्या लिखेंगे? यह कहाँ पाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं भाई। कहाँ पाया जाता है? एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? जो आपका सिरका होता है, सिरका का मुख्य अवयव यानी सिरका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका,
सिरका का मुख्य अवयव है। क्या भाई? सिरका का मुख्य अवयव है। सिरका जो होता है ना, उसका प्रमुख रूप से उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, मुख्य अवयव है, अतः तथा लिखेंगे तथा, या फिर लिख सकते हैं अतः यह सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई? सिरका में पाया जाता है, पाया जाता है। बात समझ में आ रही ना? क्या होता है भाई? सिरका में पाया जाता है तथा अल्प मात्रा में क्या होता है भाई? जो अल्प मात्रा में, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो अल्प मात्रा में पसीने के रूप में, पसीने में जो आता है ना, पसीना देखते हो खट्टा लगता है। कभी पसीने को चख के देखोगे तो वो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या होता है भाई? क्योंकि एसिटिक अम्ल होता है तो खट्टा होता है। पक्की बात है कि पसीने के अंदर क्या आता है भाई? अम्ल आता है। जो अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, तो अल्प मात्रा में पसीने में भी पाया जाता है। क्या होता है भाई? अल्प मात्रा में पसीने में भी पाया जाता है। तो इनकी बात यहां तक करते हैं कि ये सिरके में पाए जाते हैं और पसीने में पाए जाते हैं। इनकी यहां तक चर्चा कर लेते हैं, फिर बात करते हैं भाई इनकी। अब मतलब तो समझ ही गए हो, पसीने को कभी चखोगे ना, पसीने को कभी चखोगे तो आपको वो पसीना जो होता है वो खट्टा लगता है। इसकी वजह यही होती है कि जो पसीना होता है उसके अंदर एसिटिक अम्ल, या फिर सीधी सी बात है, आपने चखा ऐसे पसीने को, ऐसे पसीने, या फिर इधर उधर कहीं पे भी आ जाए, पसीने को चखा आपने, उठाया ऐसे, तो पता चलता है कि खट्टा लगता है ना भाई? खट्टा लगता है। तो इसका मतलब ये पाया जाता है, इसका मतलब ये कि इससे ये जाहिर होता है कि उसके अंदर अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा? तो उसको क्या करेंगे हम? प्रयोगशाला में ले जाएंगे, चेक करेंगे तो पता चलेगा। पता चला कि भाई वो एसिटिक अम्ल था। क्या था? एसिटिक अम्ल था। इसलिए कहते हैं भाई कि पसीने में भी अल्प मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए पसीना बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता है, हल्का हल्का खट्टा होता है। ठीक है, बात समझ में? किसी में ज्यादा खट्टा होता है, किसी में कम खट्टा होता है कि नहीं? पसीना किसी का कम खट्टा होता है, किसी का ज्यादा होता है। क्यों? तो किसी में ज्यादा एसिटिक अम्ल पाया जाता है, किसी में कम पाया जाता है। बात समझ में? और नमकीन भी जैसा लगता है, यानी कि सॉल्ट होता है, सॉल्टी भी होता है ना, सॉल्टी होता है, इसका मतलब नमक भी पाया जाता है, यानी कि नमक भी पाया जाता है उसके अंदर, और अम्ल भी पाए जाते हैं। कौन से? एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में? तो बात करते भाई अब इनके बनाने की विधियां, निर्माण की विधियों के ऊपर चलेंगे, किस तरीके से इनके निर्माण को हम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम किस तरीके से निर्माण इनका कर सकते हैं उन्हीं की बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए भाई, तो बात करते हैं एसिटिक अम्ल के निर्माण की विधियां। लिख लो भाई, एसिटिक अम्ल के निर्माण की विधियां, ठीक है, बात समझ में? क्या होता है भाई? निर्माण की विधियां हैं, इसका मतलब आपका जो निर्माण हुआ, मतलब कैसे इसका निर्माण करना है। तो जो सबसे पहली पढ़नी है, जो निर्माण की विधि में सबसे पहली जो पढ़नी है वो पढ़नी है भाई प्रयोगशाला। क्या पढ़नी है आपको? प्रयोगशाला विधि पढ़नी है। लिखिए, प्रयोगशाला। जो पहला मेथड है वो प्रयोगशाला में। ये प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे? बात समझ में आ रही है? प्रयोगशाला में हम कैसे इनका निर्माण करेंगे? तो प्रयोगशाला में सबसे आसान विधि होती है बनाने की कि उन्हें क्या करेंगे भाई? एथिल एल्कोहल का क्या कराते हैं? अम्लीय अपना कह सकते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है भाई? पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपस्थिति में इनका क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे। तो आपको क्या मिलेगा? आपको एसिटिक अम्ल मिलेगा। ये आप बड़े अच्छे से पहले से ही जानते हो। ठीक है, पहले से ही जानते हो। तो लिखेंगे एसिटिक अम्ल का निर्माण, एसिटिक
अम्ल का प्रयोगशाला में निर्माण, प्रयोगशाला में निर्माण क्या होता है भाई? प्रयोगशाला में निर्माण क्या करते हैं? एथिल एल्कोहल द्वारा करते हैं। क्या करते हैं? एथिल एल्कोहल द्वारा करते हैं। क्या करते हैं भाई? एथिल एल्कोहल द्वारा करते हैं। बात को समझिए, बात को समझना है आपको, ठीक है। एथिल एल्कोहल के द्वारा क्या करेंगे भाई? सबसे पहले लेंगे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का वायु व अम्लीय, कैसा भाई? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में क्या करते हैं? की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर, क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण कराने पर क्या होता है भाई? एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। कैसे होगा भाई? देखो जरा देखना तो क्या होता है? आपने क्या रखा? CH3CH2 रखा, OH रखा, ठीक है। CH3CH2OH, ये हुआ क्या? एथिल एल्कोहल। लिख लेना भाई, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हुआ। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं भाई? इसकी अभिक्रिया कराएं किसके? वायु की उपस्थिति में। और किसकी उपस्थिति में? वायु हो गया, और अम्लीय का मतलब क्या हुआ? H2SO4 डाल दिया, और क्या डालेंगे? K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो आप जानते हो क्या करता है? सबसे पहले एल्कोहल है तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे एक बार तो वो क्या करेगा? एल्डिहाइड में टूटेगा। क्या करेगा? 2 कार्बन के एल्डिहाइड में टूटेगा, और उसके बाद जैसे फर्दर इसका क्या कराओगे? फिर से फर्दर क्या कराओगे? इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, यानी ऑक्सीकरण कराओगे, तो क्या होगा? वो फर्दर किस में टूट जाएगा भाई? एसिटिक अम्ल में टूटेगा। किसमें? एसिटिक अम्ल में। यानी ये रिएक्शंस आप रुकती नहीं है। क्या होती है? ये रिएक्शंस रुकती नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि जो लास्ट में बनेगा प्रोडक्ट सीधे हम उसी को बनाते हैं। क्या हमें बनाना है? एसिटिक अम्ल। तो क्या बनेगा? ये एसिटिक अम्ल बनेगा, CH3COOH बनेगा। बात समझ में आई? इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। समझ गया भाई? एसिटिक अम्ल का निर्माण करेगा। इस तरीके से प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं? इनका निर्माण करते हैं, बनाते हैं कि किस तरीके से प्रयोगशाला में ये बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है ना? तो भाई बात करते हैं, इन्हीं की बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको फटाक से क्या करो, आप राइट डाउन करो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं दूसरी विधियों की बात करते हैं कि वो दूसरी विधियों से कैसे हम एसिटिक अम्ल को बना सकते हैं। 2-4 और विधियां देखनी है हमें। वैसे खैर तो आपने बहुत सारी विधियों को पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई? आपने बहुत सारी विधियों को पढ़ा हुआ है, लेकिन खैर हमें क्या पढ़ना है भाई? 2-4 विधियां हम और दिखा देते हैं। बात समझ में आ रही है? 2-4 विधियां और दिखा देते हैं। तो इसको रब करते भाई, आपका तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो बात करते भाई, तो समझ में आई बातें समझ में आई ना? तो क्या करना था यहाँ पर? क्या करना था आपको? एथिल एल्कोहल था, उसको ऑक्सीडेशन कराया किसकी उपस्थिति में? अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में। ये क्या बन गया? एसिटिक अम्ल का निर्माण करेगा। समझ गए? चलो रब करते हैं, फिर आगे कुछ रिएक्शंस और देख लेते हैं, इनकी बनाने की विधियां। वैसे आपने बनाने की विधियां ढेर सारी पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी है भाई? ढेर सारी विधियों को आपने पढ़ा हुआ है। फिर भी मैं कुछ और विधियां दिखा देता हूं, जैसे मेथेनॉल से कैसे बनाएंगे वो तो आपने नहीं पढ़ा है शायद, तो मैं एक और 2-3 विधि बता देता हूं, इससे क्या करोगे? आप समझ जाओगे, ठीक है। तो हम एक बात समझ लेना, मेथेनॉल, मैंने कहा जितने कार्बन को ऑक्सीडेशन कराते थे जितने कार्बन उतने कार्बन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम मेथेनॉल से भी बना सकते हैं। तो दूसरा देखना भाई, मेथेनॉल से
क्या करते हैं भाई, मैं रिएक्शन नहीं खा रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, मेथेनॉल को कार्बन मोनोऑक्साइड में की उपस्थिति में क्या करते हैं भाई, हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और क्या होता है भाई, आपका एसिटिक अम्ल का निर्माण करेगा। क्या करेगा, एसिटिक अम्ल का निर्माण करेगा। बात समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही है भाई। मेथेनॉल तो सीधे मैं रिएक्शंस कर रहा हूं भाई, रिएक्शंस मैं दिखा रहा हूं आपको, या फिर हिंदी लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेथेनॉल CH3OH की अभिक्रिया किससे भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड से रुहेडियम RH, क्या होता है, रुहेडियम इसे बोलते हैं, रुहेडियम बोलते हैं। रुहेडियम की उपस्थिति उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, ठीक है। उपस्थिति में कराने पर क्या होता है भाई, आपका एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। इतने दिन से पढ़ रहे हो भाई, आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके से इनकी हिंदी को लिखा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, रिएक्शंस आपको याद है तो हिंदी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी को किस तरीके से लिखा जा रहा है वो आप कितने दिन से रिएक्शंस को पढ़ रहे हो, ढेर सारी रिएक्शंस पढ़े हो, तो ये आपको बखूबी पता हो गया होगा किस तरीके से काम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पर CH3OH ये हुआ अपना क्या, मेथेनॉल, क्या हुआ भाई, या फिर इसको बोलेंगे मेथिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। मेथिल एल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड किसकी उपस्थिति में भाई, रुहेडियम की उपस्थिति में कराते हैं। तो ये फटाक से क्या बना लेगा, कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन, दो कार्बन हो गए, तो CH3COOH हो गया। बात समझ में आई, COOH हो जाता है। समझ गए बात को आप समझ चुके हो। तो इस तरीके से रिएक्शंस कराते हैं भाई, इनकी क्या करते हैं, इस तरीके से इनको बना सकते हैं, किससे, मेथेनॉल से भी बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, आपने एक एस्टरीकरण पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था आपने, एल्कोहल में या फिर इसी रिएक्शंस में, जब पीछे मैंने पढ़ा रहे थे, हम पीछे कार्बोक्सिलिक पढ़ा रहे थे, तो इसी को बनाने, कार्बोक्सिलिक को बनाने की विधियों में या फिर उनके रिएक्शंस में आपने एस्टरीकरण पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा था भाई, हट जाता हूं, लिख लो पहले, ठीक है। एस्टरीकरण आपने पढ़ा होता, तो आप एस्टरीकरण का उल्टा रिएक्शन करा दो, एस्टर को लेके उसको क्या कर दो, गर्म कर दो। क्या कर दो, गर्म कर दोगे, तो वो क्या करेगा, जल लेके, जल के साथ क्या कराओगे, उसको जल में घोल के उसे गर्म कर दोगे, तो वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बना के देगा आपको। क्या करेगा, जिससे वो बना था उसी में टूट जाता है। बात समझ में आ रही है, उसमें पानी निकला हुआ था, आपने उसको लगा हुआ था, पानी निकला, तो पानी फिर से दे दोगे, तो फिर से वो अल्कोहल में और एसिटिक अम्ल में टूट जाएगा। बात समझ में आई, तो फटाक से इसको लिखो, फिर बात करते हैं, उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे की बातें करते हैं। कुछ और रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, एक दो रिएक्शंस और। तीसरा लिखना भाई एस्टर से, एस्टर से। अब एस्टर से कैसे करते हैं भाई, देखो मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं, बात को आपको सीधे क्या करना है, CH3COOC2H5 हो गया, CH3COOC2H5, इसे एस्टर कहते हैं। ये क्या है, एस्टर है, एस्टर है, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं भाई, जल से कराएंगे। क्या करेंगे, जल से कराएंगे, तो ये क्या करेगा, टूट जाएगा। क्या होगा, एक OH आएगा, एक तरीके से समझ जाओ भाई, ये H, इसको मैं OH दे सकता हूं कि नहीं, इसको यहां से तोड़ दो, क्या करो, इसको यहां से ऐसे लिख दो, इसको देखो लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, देखो समझने का तरीका बता रहा हूं, देखो
क्या करना है, बीच में हम H2 को हम लिख सकते हैं ये OH ऐसे लिख सकते हैं। क्या करना है, बीच से काट देना है इसको, क्या करना है, बीच से इसको काट देना है। जिसके पास ऑक्सीजन होगा, एक बात ध्यान रखना, जिसके पास ऑक्सीजन, जिधर ऑक्सीजन दोगे, इधर ऑक्सीजन दे रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, उधर हाइड्रोजन मिलेगा, जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर OH मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा, बीच से काट दिया, OH इसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन से ही तो जुड़ा था कार्बन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई आपका, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, CH3COO, ये हाइड्रोजन मिला, H हुआ, प्लस में C2H5, इधर OH मिला, क्या हो जाएगा OH। देखो ये बन गया क्या, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये बन गया क्या, एथिल एल्कोहल। क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल बन के तैयार हुआ। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से क्या करेंगे, रिएक्शंस कराएंगे इनका, क्या कराएंगे, इस तरीके से इनकी रिएक्शंस के हम इनका निर्माण कर सकते हैं एसिटिक अम्ल का। समझ गए बात को आप अच्छे से बखूबी समझ चुके हो कि इस तरीके से इनको हम बना रहे हैं। ठीक है, तो आगे अब बात करते हैं भाई, नेक्स्ट जो बातें करेंगे वो बात करते हैं इनके गुण की बात करते हैं। किसके गुण करते हैं भाई, इनके गुण की बात करेंगे। उसमें जो पहला गुण आएगा वो आएगा भौतिक गुण। क्या होंगे, भौतिक गुण। उसके बाद बात करेंगे रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण तो आप समझते हो, एल्कोहल से एसिटिक अम्ल क्या करा दो, धातु से कराना, फिर धातु से कराने के बाद एक बार करा देना धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा देना, वहां पे भी यही काम करेगा जो वहां पे करता है। ठीक है, तो धातु एसीटेट वहां पे बनाएगा। वो रिएक्शंस आपको बताते हैं, बता भी चुके हैं, और फिर से भी एक बार दोबारा और बता देंगे इसको। ठीक है, बात समझ में आई? जो आपने वहां पे क्या कहते हैं इसको, जहां पे आपने रिएक्शन दिखाया हुआ था किसका, आपने फार्मिक अम्ल दिखाया था, उसी तरीके से एसिटिक अम्ल का भी रिएक्शन आएगा। बस वहां पे एक कार्बन था, यहाँ पे दो कार्बन हो जाए, क्योंकि दोनों में तो ग्रुप सेम है ना भाई, दोनों में एल्कोहल COOH ग्रुप है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो रिएक्शन तो भी सेम ही दिखाएंगे ना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? मैक्सिमम रिएक्शन सेम ही दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। अब बात करते हैं इनकी भाई गुण की बात करते हैं। इसमें पहला लिखते हैं भौतिक गुण। इनका भौतिक गुण क्या क्या है उन्हीं को समझ जाते हैं। ठीक है, समझते हैं। भौतिक गुण समझते हैं भाई इनका। चलो भाई, तो लिखते हैं भौतिक गुण की बात करते हैं। भौतिक गुण, ठीक है, बात समझ में आई? तो उसमें पहला भौतिक गुण लिखते हैं। तो इनकी भौतिक अवस्था की बात करें तो ये यदि कलर की बात करें तो ये रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या लिखेंगे भाई, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। बात समझ में आ रही है? एसिटिक अम्ल क्या होता है भाई, एसिटिक अम्ल क्या होते हैं, रंगहीन, रंगहीन। और क्या होता है भाई, रंगहीन खट्टा, खट्टे स्वाद का। क्या होता है भाई, खट्टे स्वाद का। और इसकी गंध कैसी होती है, रंगहीन खट्टे स्वाद का, तीक्ष्ण गंध वाला, तीक्ष्ण गंध वाला। क्या होता है, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। क्या है, द्रव होता है। ठीक है, बात समझ में क्या होता है, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। दूसरे की बात करें, इसकी विलेयता की बात करें, दूसरा इसकी विलेयता की बात करें तो जानते हो भाई, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो पक्की बात जल में घुलेगा। तो लिखेंगे यह जल के साथ कार्बनिक विलायकों में भी विलय होता है। क्या होता है, विलय होता है। ठीक है, बात समझ में आई? विलेयता की बात करते हैं, कार्बनिक विलायकों में भी क्या होता है, विलय होता है। ठीक है, बात समझ में। तीसरे की बात करें, यदि इनके घनत्व इनके क्वथनांक और हिमांक की बात करें तो लिखेंगे इसका
हिमांक क्या होता है 16.5 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक क्या होता है भाई, क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना 118 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि बात करें विलायक की बात करें, यदि इसके विलायक की तरह काम करता है कि नहीं भाई, करता है, बिल्कुल करता है, विलायक की तरह बिल्कुल अच्छा विलायक होता है। किसके लिए, सल्फर लिखेंगे, सल्फर, आयोडीन, आयोडीन आदि के लिए यह अच्छा विलायक होता है। क्या होता है भाई, अच्छा विलायक होता है। बात समझ में आ रही है ना, ये अच्छा विलायक होता है किसके लिए, ये आयोडीन, सल्फर, इन सभी के लिए अच्छा विलायक माना जाता है। ठीक है, पांचवें की बात करें तो लिखना भाई, क्या होता है, यह जल से ये क्या होता है, जल से भारी होता है। क्या होता है, द्रव है तो जल से कंपेयर करेंगे तो जल से क्या होगा, भारी होगा। यह जल से भारी होता है। ठीक है, बात समझ में, क्या होता है, जल से भारी होता है। ये इनके हुए क्या, भौतिक गुण पे, क्या हुए, भौतिक गुण हुए, किस तरीके से इनका भौतिक गुण होता है। बात समझ में आ रही है। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इनके रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इनका रासायनिक गुण होता है, क्या क्या रिएक्शंस होती है इनके अंदर, वही चर्चा करेंगे, उन्हीं की बातें करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, इसको पहले लिख लो फटाक से, फिर इसको रफ करते हैं, फिर बात करते हैं आगे की कि किस तरीके से इनके अंदर रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, पहले इसको लिखो फटाक से। चलते भाई, तो रफ करते हैं, इसको कर ले। चलिए बात करते हैं आगे। अब इनके रासायनिक गुण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रासायनिक गुण की। बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े हो, कोल्बे रिएक्शंस पढ़े हो आपने धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ी है, आपने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया पढ़ी है, आपने एल्कोहल के साथ, जो अभी पीछे आपने पढ़ा ना बनाने की विधि, एल्कोहल और एसिटिक अम्ल बना था, उसी को उल्टा रिएक्शन कर देते हैं जल अपघटन करा के। ठीक है, बात समझ में आई, तो उनकी रिएक्शंस पढ़ी है, तो वो सभी क्या है, इनके रासायनिक गुण में आ जाएंगे। क्या करेंगे, रासायनिक गुण में आ जाएंगे। देखिए, तो पहला लिखते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने कोल्बे रिएक्शन कराया था तो उसी को पहले लिख देते। क्या करते हैं, पहले लिख देते भाई, चलो वही पहला है कोल्बे रिएक्शन। मैं लिख देता हूं नाम भी इसका नाम है कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या करना है, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, बस सीधे सीधे रिएक्शन दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो CH3 OOH होता है। इसमें पहली बार क्या करोगे, पहले आप मिलाओगे KOH। आपने KOH मिलाया तो क्या बनेगा, जल अपघटन, जल निकल जाएगा। CH3COOK प्लस में क्या होगा, H2O, ये बन जाएगा। अब इस CH3COOH में K में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। यहां पर क्या होगा, इसका 2 मोल लेंगे तो क्या होगा, ये CH3 एल्केन बनता है। क्या बनता है भाई, एल्केन, यानी कि क्या नाम है, एथेन नाम होगा। क्या होगा, एथेन। बात समझ में आ रही है, एथेन बनेगा और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये इसके साथ ये दोनों कहां बनते हैं, ये दोनों बनते हैं एनोड पे। कहां पे भाई, एनोड पे, बताया गया था एनोड पे बनते हैं। इसके बगल में क्या बनता है, KOH बनता है, और क्या बनता है आपका, H2O, यही बनेगा, H2O बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है भाई, ये बनते हैं, H2 बनता है, H2 गैस। ठीक है, ये दोनों कहां बनेंगे, ये दोनों बनेंगे अपने कैथोड पर। कहां पे, कैथोड पर।
ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो रिएक्शन होगी इससे कहते हैं कोल्बे रिएक्शन। तो इसको ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, एक ही लाइन में भी लिख के आ सकता है आपका। ये तो मैंने 2 स्टेप में कर दिया ना, इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो। क्या करना है, लिखने का तरीका देखो उनका, मैंने जैसे ओपन करके यहाँ पे पढ़ा है ना, लेकिन वहां पर लिखने का जो उनकी लैंग्वेज होती है वो समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में सबसे जरूरी होता है उनकी लैंग्वेज समझना, ठीक है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पे लोगों की पढ़ाने की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग अलग होती है उनके लिखने की लैंग्वेज, क्योंकि उनको ना हम लोग क्या है, हम लोगों को क्या है कि ओपन करके पढ़ाना होता है। क्या होता है, ओपन करके नॉलेजेबल करके पढ़ाना होता है, लेकिन उनका क्या है, छोटी सी जगह में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना होता है। क्या होता है, छोटी सी जगह में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक ही चीज में ढेर सारी चीजों को लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे समझना भाई, बात को समझना। क्या लिख देंगे, वो लिखेंगे CH3COOH और उसको क्या कराएंगे भाई, इसको मिलाएंगे, ऐसे कर देंगे। पहली बार ऐसे फर्स्ट लिखेंगे, लिख देंगे KOH, फिर सेकेंड लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, आपका लिख देंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा, समझिए बात को कैसे लिखा जा रहा है, विद्युत धारा। इसका मतलब समझिए, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको फर्स्ट लिखा हुआ, सेकंड लिखा हुआ, इसका मतलब ये फर्स्ट जो है पहले इसकी रिएक्शन इससे कराओगे तो ये वाली फर्स्ट हो गई। क्या हो गई, ये रिएक्शन आपको ऐसे करके दिखानी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे लिख के देंगे, वो ये क्या करेंगे, ऐसे लिख के देंगे, आपको ऐसे करके दिखाना होगा। तो यानी आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाते एक नंबर का, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हो। क्या करना, ऐसे यदि आपको आ रहा है समझ में, आपको याद है रिएक्शन, तो उसका करना सीधे लिख देना भाई, क्या CH3 प्लस में KOH, फिर फला फला जो भी आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आई। वो सारी चीजें फला फला जो चीजें पीछे आ रही है उनको आप लिख लोगे। क्या करोगे, लिख लोगे। यदि ये रिएक्शन सीधे सीधे याद है आपको तो फटाक से बना लेना, नहीं याद है तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके उसे दिखा देना। बात समझ में आ रही है। ये रिएक्शन ऐसे होंगी, उनके लिखने का देखो, एक ही मैंने इसको 2 रिएक्शन देने से अच्छा है मैं क्या करूँ, एक ही रिएक्शन में दोनों क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से उनके देने का प्रोसीजर होता है। क्या करना, पहले इसका मतलब ये पहली बार इससे कराने के लिए कह रहा है, दूसरी बार उसके बाद जो इसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो यही चीज काम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई है भाई आपको। तो काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी रिएक्शंस देखते हैं, कोल्बे रिएक्शन थी। दूसरी रिएक्शंस करते हैं भाई, धातु के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। किसके साथ देखते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं कि धातु के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा, क्या बनाता है, सोडियम के साथ कराएंगे तो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम के साथ कराएंगे तो पोटेशियम एसीटेट बनेगा, ठीक है। यानी कि धातु के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, धातु एसीटेट बनेगा, ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा देखना, सारी रिएक्शन देखे हो भाई धातु के साथ, किसके साथ, धातु से, धातु से कराते भाई। देखना जरा क्या करना है भाई आपको, CH3COOH क्या करा लेते हैं, धातु से अभिक्रिया कराते हैं। आप जानते हो धातु से अभिक्रिया कराओगे, जानते हो ये हाइड्रोजन निकलेगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, सोडियम आएगा, तो क्या होगा, CH3COONA प्लस में ये हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन अकेला होगा तो हाइड्रोजन गैस के रूप में ऊपर उड़ जाएगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में ऊपर निकल जाएगा। इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट। मतलब समझिए भाई, सोडियम एसीटेट देखो, ये CH3COOH ये जब आयन में टूटता है तो मैंने कहा था 2 चीज बनाएगा, CH3COO माइनस प्लस में H प्लस बनाएगा, यही बनाएगा। इसे कहते हैं एसीटेट आयन। क्या कहते हैं, एसीटेट आयन। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। बात समझ में आ रही है। तो यानी एसीटेट आयन है तो यहाँ पे पहले क्या लगा हुआ है, सोडियम, क्योंकि धातु है ना, धातु को पहले लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, सोडियम एसीटेट आयन या एसीटेट कहेंगे। बात समझ में, लवण के रूप में था एसीटेट कहेंगे, वो आयन के रूप में था इसलिए आयन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इनकी रिएक्शन कराओगे। दूसरी रिएक्शन की बात करें, यदि दूसरी रिएक्शन की बात करें तीसरे की, तो क्या लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। इनके साथ अभिक्रिया कराओगे तो फिर वही बनेगा, बस वहां पे क्या बन जाएगा, यहां पर क्या बनेगा भाई, अपना बन जाएगा क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्स्ट्रा निकल जाएगा। क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। किस तरीके से निकलेगा जरा देखना। तो
CH3COOH प्लस में NaHCO3, क्या कराओगे, गर्म करोगे, इसके साथ क्या बनेगा भाई, CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस। बस एक एक्स्ट्रा चीज निकल जाएगा क्योंकि इसके बीच में CO3 आ गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गर्म करोगे कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालेगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन बचा वो क्या बन जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर एक और हाइड्रोजन बचेगा तो ये H2O के रूप में निकलेगा। अब क्या करेगा, H2O की, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इसका एक ऑक्सीजन, क्या चला गया H2O के रूप में। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बचा एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, क्या हुआ CO2 के रूप में चला गया। इसका हाइड्रोजन सॉरी इसका नाइट्रोजन किसके सोडियम Na किसके पास चला गया, इस COO के पास चला गया, जिसका बोलेंगे सोडियम एसीटेट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से रिएक्शंस होगी इनके अंदर इनके साथ। दूसरी रिएक्शंस नीचे दिखा लेते हैं, नंबर नहीं डालते भाई, अल्कोहल के साथ दिखा लेना। किसके साथ, अल्कोहल के साथ। क्या करना भाई, CH3COOH प्लस में अल्कोहल को लिख सकते हैं HOC2H5 लिख सकते हैं। ये टूटेगा इस तरीके से, जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसे ही गर्म करेंगे क्या होगा भाई, CH3COOC2H5 प्लस में H2O, इसे कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। ये रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई थी, क्या करती भाई, आपने इसको पढ़ा हुआ था कि किस तरीके से ये रिएक्शंस होती है। समझ गए, बात समझ चुके हो। तो ये सारी रिएक्शंस क्या है, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या भाई, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो अब जो हमें रिएक्शंस देखनी है, अब हमें जो रिएक्शंस देखनी है भाई, अब वो देखनी है इनके, सॉरी रिएक्शंस तो हो गए, रिएक्शंस तो कंप्लीट हो गए, रासायनिक अभिक्रिया भी थी वो भी सारी कंप्लीट हो गई है, बनाने की विधि थी वो भी कंप्लीट है, भौतिक गुण थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब जो पढ़ना है इनका उपयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, उपयोग, कि किस तरीके से इनका हम उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही, किस तरीके से इनका उपयोग करेंगे, उन्हीं के बारे में जानना है, समझना है क्या चीज है, ठीक है। तो भाई बात करते हैं, लेट्स गो कि करते हैं भाई कि इसका उपयोग कहां कहां कर सकते हैं। जो जहां जहां फार्मिक अम्ल का उपयोग किए थे वहां वहां आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आई, जहां जहां फार्मिक अम्ल का आपने उपयोग किया हुआ था वहां वहां आसानी से कर सकते। इस बात को ध्यान रखना, क्या करना, इस बात को ध्यान रखना आपको। अब आपको लिखना है उपयोग, ठीक है, फटाक से डालिए। चलिए भाई, तो बात करते हैं, जो आगे बातें हैं वो है आपकी रासायनिक गुणधर्म लगभग खत्म है, एक दो रिएक्शन और है, देखना तो देख सकते हो। वैसे तो सारी रिएक्शंस आपने ढेर सारी रिएक्शंस पढ़ी हुई है, तो एक नई रिएक्शन समझ लेते हैं कि क्या रिएक्शंस है, क्योंकि उसमें कीटीन बनाता है। क्या बनाता है, कीटोन एक कीटीन बनाता है। कीटीन एक नया शब्द आपके लिए समझ में आ रहा होगा, लेकिन समझ जाइए क्या है कीटीन, ठीक है। फॉर्मूला सिंपल है, देखो क्या करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेना जो भी रहे आपका, क्या लिखेंगे, एसिटिक अम्ल की रिएक्शन दिखानी है ना, रिएक्शन दिखानी है तो समझिए, देखिए क्या करना है, CH3COOH, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करानी है किससे भाई, इसको क्या करना, सीधे कुछ करना नहीं है, इसको गर्म करना। क्या गर्म करना, कहां तक, 700 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि हाई टेम्परेचर देना। क्या हाई टेम्परेचर देंगे, किसके, एल्युमिनियम फास्फेट के साथ। किसके साथ भाई, एल्युमिनियम फास्फेट के साथ हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं। जैसे इसे गर्म करोगे ये खुद में टूटेगा। क्या करेगा, खुद में टूटेगा। किस में टूटेगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसे कहते हैं, दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलते हैं कीटीन। ये दो कार्बन के डबल बॉन्ड है, देखो ये कीटोन है। क्या है, कीटोन है। एक बात समझना, जब कभी ऐसा स्ट्रक्चर हो R दो शाखाएं अलग, दोनों संयुक्ता अलग अलग कार्बन से जुड़ी हो, तो बोलते हैं उसे कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। बात समझ में आई। यदि यही चीज, ये कार्बन जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है, ये इसके बगल वाला भी क्या हो, ये किसी कार्बन से जुड़ा हो और वो भी क्या, डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो इसे बोलते हैं कीटीन। क्या बोलते हैं, कीटीन बोलते हैं। बात समझ में आई, क्या बोलते हैं, कीटीन बोलते हैं। तो ये क्या बनाया हुआ है, कीटीन का निर्माण किया गया। क्या किया भाई, कीटीन बना हुआ है।
इसे कीटीन कहते हैं। बात समझ में आई? ये नई रिएक्शंस होगी। हो सकता है भाई आपको नेम रिएक्शन ना क्या पूछता हो, जब क्या होता है अल्कोहल एसिटिक अम्ल को क्या करते हैं 700 डिग्री सेल्सियस वह क्या करेंगे एल्युमिनियम फास्फेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो आपको फिर लिखना पड़ेगा कीटीन का निर्माण करेगा। कीटीन ऐसा ही होता है, ठीक है, C2CO होता है, ठीक है। इसको सिंपली भाषा में लिख सकते हो CH2CO, ठीक है, ये कीटीन होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से सारी रिएक्शन इनकी होती है, ठीक है, समझ गए भाई बात को। तो अब आगे जो बात करनी है, आगे जो हमें देखना है वो समझना है इनके उपयोग की। क्या समझना भाई? इनके उपयोग की, इनका उपयोग कैसे होता है, कहां कहां कर सकते हैं इनका उपयोग एसिटिक अम्ल का। फिर ये बात है, एसिटिक अम्ल आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपका बचेगा बेंजोइक अम्ल। क्या बचेगा भाई? बेंजोइक अम्ल बचेगा। बेंजोइक जानते हो क्या करना है, एरोमेटिक के ऊपर क्या लगा देते हैं आपका लगा देते हैं COOH लगा देते हैं, वो बेंजोइक अम्ल हो जाता है। बात समझ में आई? तो उन्हीं को पढ़ना है आगे बेंजोइक अम्ल के बारे में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अभी बात करते हैं उपयोग की। किसकी बात करते हैं? उपयोग की बात करते हैं। बेंजोइक अम्ल भी पढ़ना है और उसके साथ साथ आपको ऑक्जेलिक अम्ल जिसमें COOH जो होता है वो डबल फॉर्म में द्विलक के रूप में होता है, ठीक है। बात समझ में? इस तरीके से पढ़ना है। तो लिखते हैं उपयोग, हेडिंग डालो उपयोग, ठीक है भाई। तो करते हैं इनका उपयोग कैसे होगा भाई। पहला उपयोग देख लेते हैं। ये क्या होते हैं? विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कार्बनिक विलायक मतलब कार्बनिक पदार्थों को घोलने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कार्बनिक विलायक के रूप में किसके इनका उपयोग कार्बनिक विलायक के रूप में किया जाता है। बात समझ में आ रही है? किसके रूप में भाई? कार्बनिक विलायक के रूप में किया जाता है, ठीक है। बात समझ गए? अब जो करना है दूसरा देखना है। दूसरा देखो, दूसरा की बात करें तो इनका उपयोग कहां कर सकते हैं भाई? रबर के स्कंदन में, यानी रबर को जमाने में भी किया जा सकता है। आपने वहां पे भी इस्तेमाल किया होता है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो लिखेंगे रबर के स्कंदन में। बात समझ में? रबर के स्कंदन में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बड़े अच्छे से, ठीक है, समझ गए बात को। तो और कहां कर सकते हैं भाई? और कहां कर सकते हैं इसका उपयोग? इसका उपयोग यौगिक बनाने में भी किया जा सकता है, जैसे एसिटिलीन। क्या बनाने भाई? एसिटिलीन लिख सकते हैं भाई। इनका उपयोग यौगिकों के निर्माण में, जैसे की बात करें तो क्या हुआ? एसिटिलीन, कीटीन, अभी लिखे थे कीटोन। अब इनका भाई इसी का अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल बताया था ना कैसे अल्कोहल बनाया जा सकता है, अल्कोहल आदि, ठीक है, आदि। इनके उपयोग में इनके बनाने के उपयोग में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इनके अच्छे से, ठीक है, इनके द्वारा इनको बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? चौथे की बात करें, प्रयोगशाला में क्या करना भाई? प्रयोगशाला में किसके रूप में भाई? अभिकर्मक के रूप में। किसमें? अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? क्या करना भाई? आपको प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका इस्तेमाल
कर सकते हो। समझ गए बात को आप समझ चुके हो, ठीक है। इस तरीके से इनका उपयोग करेंगे भाई, किस तरीके से इनके उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करते हैं, तो सेलुलोज के एसिड, सेलुलोज बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलुलोज जानते ही हो भाई, तो इसका उपयोग सेलुलोज एसीटेट बनाने में, किसके में भाई, सेलुलोज सेलुलोज एसीटेट बनाने में, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट बनाने में। नेक्स्ट की बात करें तो धातु एसीटेट भी बना सकते हो, अभी पीछे आपने धातु के साथ अभिक्रिया करा के बनाया था, ठीक है। तो 5 की बात करें तो धातु एसीटेट भी बना सकते हो, इसका क्या कर सकते हो भाई, धातु एसीटेट बनाने में, धातु एसीटेट बनाने में, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। इस तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरीके से भाई, धातु एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में, निम्नलिखित प्रकार के यौगिक बनाने में, और इनका इस्तेमाल कर सकते हो आप कार्बनिक विलायक में, रबर के स्कंदन में, इन सभी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, इन सभी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो इनका उपयोग इस प्रकार से किया जा सकता है, समझ गया भाई। तो आगे की बात करें, यदि एक दो और देखें तो वहां पे आपने इसकी बात करते हैं, फार्मिक अम्ल में भी एक बात बताई थी, इसका उपयोग क्या करते हैं भाई, इसका उपयोग करते थे हम किसमें, औषधियों के रूप में। किसके रूप में भाई, औषधि के रूप में करते थे। तो यहां पर भी औषधि के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट लिखते रहो भाई, आप क्या करते रहो, लिखते रहो फटाफट। तो 7वें की बात करें तो 7वां लिख लेना भाई, औषधि के रूप में। किसके रूप में भाई, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहां कर सकते हैं भाई इनका, पेंट में विलायक के रूप में। क्या करना भाई, पेंट वार्निश आदि में विलायक के रूप में, ठीक है। इनके विलायक यानी इनको मिलाने का काम आ सकता है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये सारे उपयोग इनके किए जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, इन सभी उपयोगों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनको बनाने में, ठीक है। बात समझ में आई। और तो जानते हो एक बात और, एक चीज और होती है, दूध जानते हो भाई, दूध जानते ही हो। तो दूध में क्या होता है, आप खट्टा भी होता है दूध देखे हो, खट्टा कभी कभी होता है। तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसमें, केसीन एक पदार्थ आता है दूध के अंदर मिलता है, उसको क्या करने में, पृथक करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हटाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसका अस्कंदन कराने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका हटाने का मतलब अस्कंदन कराने में, ठीक है। बात समझ भाई। तो लिख लेंगे भाई, एक और लिख लेते हैं, नवे की बात कर ले दी तो 9वां जो इसका इस्तेमाल होगा वो क्या होगा भाई, दूध से केसीन के अस्कंदन में। बात समझ में आ रही है ना। तो इनका दूध से केसीन का अस्कंदन भी कराया जा सकता है इनको मिला के। बात समझ में आ रही है। तो बात करते हैं, तो ये चीजें थी इनके उपयोग, इस तरीके से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो भाई आगे जो लेक्चर होंगे, आगे के लेक्चर जो होंगे वो होंगे आपका बेंजोइक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल के ऊपर, ठीक है। दोनों एक ही लेक्चर में आएगा, ये 19 था और ये 20 के बाद 20वें लेक्चर में पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो लेक्चर आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा बेंजोइक अम्ल और आपका ऑक्जेलिक अम्ल, क्योंकि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे खासे से रिएक्शन पूछे जाते हैं, उनसे अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन रिएक्शन पूछी जाती है, फटाक से कर लोगे यदि आप अटेंड करोगे तब। बात समझ में आई। तब तक के लिए यहाँ पे छोड़ के चलते हैं, आप मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में 20वें लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।